बताती रहूँगी कि हमने उसमें क्या क्या किया है। प्रेजेंटेशन डाउनलोड हो रही है वहाँ पे। तो मुझे उम्मीद है आपको सुबह का सेशन थोड़ा इंटरेक्टिव लगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मुझे उम्मीद है कि सुबह से आपको थोड़ी बहुत कुछ मतलब जानकारी मिली होगी। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? बस ठीक है, अच्छा लगा। तो किस हद तक लगता है कि सुबह से जो आपने सुना अपने लेवल पे कितना % आप उसको अपनाने की कोशिश करेंगे? अगर मुझे साथ मिलेगा 100%, अगर नहीं मिलेगा तो 0%। देखिए मैं इसे अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। नहीं रिसाब, जो इन्होंने कहा ना इससे पहले आपको कि बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो कोऑपरेट नहीं करते। आप 3 ही है ना, और कोई यहाँ पे नहीं है, उसका मतलब क्या है कि आप 3 कोऑपरेटिव हैं। और एक चीज आपको बताऊंगी ऋषि साहब, कुछ टाइम पहले 1 साल पहले मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी कि हमें एक स्टूडेंट को एक काम देना है एक केमिकल पे। वो आप ही की एक प्रॉब्लम है, वो आपको मैं दिखाऊंगी अभी, कि हमारी जो साहिबी है उसमें हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी अनइवन राइपनिंग। मतलब कि कोई एक दाना है उसमें लाल हो जाता है ताकि आख दाने सबसे। उस प्रॉब्लम को कैटर करने के लिए मैंने आपको फोन किया कि हमें दवाई छिड़कनी है। आपने बोला कि मेरे पास अवेलेबल नहीं है ना, ठीक। फिर हमें फोन करना पड़ा रहीम साहब को, और रहीम साहब ने भी कोऑपरेट किया, बट कोऑपरेट उस पैच के लिए किया जो इनके लिए नेग्लेक्टेड था, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। आप लोग को भी नहीं पता हम क्या दवाइयाँ छिड़क रहे हैं, कहीं आपके मेवे को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैं इस प्रोग्राम के वसादत से पहले तो आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और रहीम साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जिन्होंने हमें वो एक पैच दिया अपना काम करने के लिए। उस स्टूडेंट ने अभी अपनी डिग्री भी ले ली और हम कामयाब हो गए। हमें उस रिलेटेड एक सक्सेस स्टोरी भी हमने पब्लिश की है, जहाँ पे ये जो प्रॉब्लम आती है आपको साहिबी पर अनइवन राइपनिंग की, वो हमें बहुत हद तक उसको काबू कर लिया। आप ठीक है, जैसे आप सब देख सकते हैं ना, अब हम अगर एक फार्मर को मोटिवेट करेंगे कि अब आपको अंगूरों की तरफ क्यों जाना है, जैसे आपको ये यहाँ पे न्यूट्रिटिव चार्ट है ना, ये आपको बता सकता है कि जो हमारे अंगूर हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, कैलोरीज, पोटेशियम, जो विटामिन B1 है, विटामिन E, मैग्नीज, ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे अंगूर में ज़्यादा पाए जाते हैं बनस्पत के एप्पल के। नेक्स्ट, अगर हम अंगूरों की पैदावार पूरी दुनिया में देखेंगे तो सिर्फ 11 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर है। नेक्स्ट, और अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो 21 to 22 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर है। नेक्स्ट, और अगर हम कश्मीर की बात करें तो सिर्फ 6 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर है। यहाँ पे मैं आप सबका तवज्जो लेना चाहूंगी, वो जो बात चार्ट उस कोने पे है, आप देख सकते हैं कि गांधरबल में हमने 6 दिखाया है। एंड टू आवर अटर सरप्राइज यू कैन सी कि जो बारामूला में है वहां पे आपका 17 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर है। हालांकि वहां पे हमारे अंगूर ज्यादा किसी एरिया में हमने ज्यादा एरिया में वहां नहीं लगाया, मगर प्रोडक्टिविटी अगर हम देखेंगे तो 17 मीट्रिक टन है। और कुपवाड़ा में वहां पे भी आप 6 से, अभी हमने रिसेंट देखा कि 9 मीट्रिक टन भी उस डिस्ट्रिक्ट में हमें है इतनी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट, जैसे हम इतने दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि अब अगर हम अंगूर देखें क्या स्कोप है कश्मीर में अंगूरों का। पहला ही जो सबसे हमारा मेरिट है कि हमें उस पीरियड में अंगूर तैयार होते हैं जब किसी और स्टेट में तैयार नहीं होते, ठीक है। दूसरा, जो भी हमारे यहाँ पे लोकल वैरायटीज है उनमें जो अंगूरों का साइज है वो 8 से 10 ग्राम है। और जो हमारा कोडेक्स स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड होता है, उस बेसिस पे हर एक फ्रूट का अपना एक साइज है जिससे वो इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपोर्ट होता है। तो हमारे अंगूर उसको भी एक्सीड करते हैं बैक। अगर हम अपने कश्मीर में करेवा एरियाज की बात करेंगे तो कश्मीर में लगभग 2000 स्क्वायर किलोमीटर पे करेवा एरियाज है, और जो अंगूर है वो एक ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है। अगर हम अपने करेवास में ग्रेप को शिफ्ट करें तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर हम अंगूरों की बात करेंगे तो अगर 1 केजी हम अंगूर देखेंगे ना, कम से कम जो उसकी कीमत मिलती है तो 250 रुपये, 250 रुपये से स्टार्ट है। और जितनी उसकी अच्छी क्वालिटी है लगभग 300-350 रुपीज़ जाता है पर केजी। इन कंपैरिजन जो हमारा एप्पल है, जो हमारे रेडू पे एप्पल आता है, हम देखते हैं 50-60 रुपीज़ का 1 केजी होता है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम अंगूरों की काश्त करेंगे तो कितना रिम्यूनरेटिव क्रॉप है। चलिए नेक्स्ट,
तो हमारी कोशिश, जो डिवीजन ऑफ फ्रूट साइंस की कोशिश रही है कि हमने अब कौन से ऐसे कदम उठाए हैं जिससे हम देखेंगे कि हमारे कश्मीर में जो अंगूरों की पैदावार है वो हम बढ़ा सकें, उनकी क्वालिटी बढ़ा सकें। तो इस टेबल से आपको ये पता चलता है कि अभी तक जो हमने अंगूरों की वैरायटीज़ है मुख्तलिफ जगहों से ली है, प्रोक्योर की है। उसमें पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स पुणे है और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट, अब ये कुछ टेक्नोलॉजीज है जो डिवीजन ऑफ फ्रूट साइंस ने दी है। उसमें हमारा पहला जो हमने पिछली बार हमने एक लेक्चर लिया था यहाँ से, जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हमें ग्रेड में आता है, उसमें हमारा एक डिसऑर्डर आता है हैन एंड चिकन डिसऑर्डर। उस रिलेटेड हमारे डिवीजन ने ये टेक्नोलॉजी है कि कितना बर्ड लोड चाहिए, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमें स्प्रे करने हैं। नेक्स्ट, फिर ये मेरा काम मैंने पीएचडी में किया है कि कितना बर्ड लोड एक क्रॉप पे होना चाहिए, कितने क्या न्यूट्रिएंट्स स्प्रे करने चाहिए, क्या फर्टिलाइजर्स यूज़ करने चाहिए। और जो भी हमारे सीडलेस ग्रेप्स है, हमारे जो थॉमसन सीडलेस है, आपको पता है कि अगर हम जीए का रोल देखेंगे ग्रेप्स में, तो हम जीए को हम 3 इंटरवेंशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं फॉर ग्रेप्स। अगर हमें रैकेज इलोंगेट करना है तो जीए को हमें ब्लूम पे स्प्रे करना है। अगर हमें थिनिंग करनी है तो ब्लूम पे हमें इसको स्प्रे करना है। और अगर हमें अंगूरों का साइज बढ़ाना है तो हमें पोस्ट ब्लूम स्प्रेज जो है जिबरिक एसिड की स्प्रेज करनी चाहिए। नेक्स्ट, ये कुछ काम है जो हमने इनिशिएट किए डिवीजन ऑफ फ्रूट साइंस में कि जब हमने ये वैरायटीज प्रोक्योर की तो हमने एक स्टडी ली कि इनमें से क्या क्या वैरायटी जो है नेमेटोड रेजिस्टेंट है, ससेप्टेबल है। ये हमारी एक स्टडी रही थी। नेक्स्ट, और ये जो पूरी कश्मीर JNK है, उसमें जितने भी ऑर्चिड्स है उनमें जो न्यूट्रिएंट स्टेटस है, जहाँ जहाँ अंगूर ग्रो होते हैं उनका क्या स्टेटस है, वो हमें स्टडी किया। हमने जो ग्रेप में प्रोपगेशन टेक्नोलॉजी है, जैसे आप सबको पता है कि जो ग्रेप है वो जो है हार्डवुड कटिंग से प्रोपगेट होता है। क्या क्या स्टेप्स हमें उठाने चाहिए ताकि हम जो है प्रोपगेशन टेक्नोलॉजी को हम स्टैंडर्डाइज कर सके कश्मीर में। नेक्स्ट, जब हमने ये वैरायटीज़ यहाँ पे लाई तो हमने देखा कि जो ये वैरायटीज़ कश्मीर में हम ग्रो करते हैं उनमें अगर हम देखा जाए तो हर एक फ्रूट क्रॉप में हमें एक कॉन्सेप्ट आता है, वो होता है ग्रोइंग डिग्री डेज का। जब हमारा कोई भी फ्रूट क्रॉप डॉर्मेंसी में चला जाता है तो उसको पहले कुछ चिलिंग रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने होते हैं। फुलफिल करने के बाद उसको कुछ हीट यूनिट्स एक्यूमुलेट करने होते हैं कि ताकि वो डिफरेंट फिनोलॉजिकल स्टेट्स को क्रॉस कर सके और एक पर्टिकुलर मैच्योरिटी टाइम पे हम उसको हार्वेस्ट कर सकें। ये एक स्टडी रही थी। तो ये कुछ फिनोलॉजिकल स्टेट्स है इन वैरायटीज में, जैसे थॉमसन सीडलेस है। नेक्स्ट, फैंटेसी सीडलेस है, हमारा साहिबी है और हुसैनी है। यहाँ पे हमने कुछ जो है GDD पे स्टडी की और हमने देखा कि कश्मीर में जो ग्रेप्स में GDDs एक्यूमुलेट होते हैं वो बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर अगर हम सेम वैरायटी इंडिया के किसी कॉर्नर में हम लगा सकें। और इससे हमने ये कोरिलेट किया कि जिस एरिया में GDD ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है वहाँ की ग्रेप की क्वालिटी बेटर होती है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट, हाँ, हमारे डिवीजन ने कुछ सालों पहले एक पैकेज बनाई थी जिसपे हमने मेंशन किया था कि जितने भी वैरायटीज़ कश्मीर में ग्रो होती है उनको हमें किस ट्रेनिंग सिस्टम पे लगाना चाहिए और जब वो पूरी तरह से ट्रेन हो उसको कितने बर्ड्स पे हमको प्रूव करना है। आपने पिछली भी मेरी प्रेजेंटेशन में सुना होगा कि जब भी हम ग्रेप में कैनोपी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ये डिपेंड करता है कि ये जो वैरायटीज़ हैं क्या ये बेसल बेयरर्स हैं या वो केन बेयरर्स हैं। तो हमने एक स्टडी ली जहाँ पे हमने देखा कि जैसे हमें देखा कि कश्मीर में जो ज़्यादा प्रेडोमिनेंट ट्रेनिंग सिस्टम है दैट्स द पावर सिस्टम। आपको पता है कि जो पावर सिस्टम है इसमें बहुत ज़्यादा हमें यील्ड मिलता है, लेकिन क्वालिटी हमें इसलिए अच्छी नहीं मिल पाती है क्योंकि जो पूरा इसमें कैनोपी कवर होता है, अंदर में हमें शेड आता है, हमें डिजीजेज आती है। उस प्रॉब्लम को कैटर करने के लिए डिवीजन ऑफ फ्रूट साइंस ने कुछ और ट्रेनिंग सिस्टम्स इंस्टॉल किए, जैसे जेनीवा डबल कट वर्टिकल शूट पोजीशनिंग सिस्टम।